2018 के अंदर जब मैं इसी ग्राउंड के अंदर आया था, 18 के अंदर मेरी पार्टी को उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील करने, जब मेरा गला बैठ गया था, ध्यान है आप लोगों को, बार क्या जरूर बैठ गया था गर्म, तब आप बार बार गर्म पानी पिला रहे थे, तब मेरी चिंता भी आप लोग कर रहे थे कि हनुमान जी क्या हालत आपने कर ली। लेकिन सरदार शहर के जवानों की जिद थी कि आप हेलीकॉप्टर सरदार शहर के अंदर उतारो। मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं थी 18 के अंदर, मैं कोई सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मैं जब विधायक था, मैंने प्रदेश की दुर्दशा देखी। मैं किसान का बेटा हूं, राजस्थान विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर मैंने सफर किया और छात्र जीवन से हमेशा किसान के बेटों की, किसानों की समस्याओं से हमेशा देखता था। मेरे मन में आई कि क्यों न हम इस प्रदेश के अंदर ऐसी क्रांति का आगाज करें, इस व्यवस्था को बदल दें। थाने तहसील में कोई गांव का गरीब आदमी जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले, आओ बाबा चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक पियोगे। यह व्यवस्था हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर चाहता है। भाइयों, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर मैंने कुछ मुद्दों के साथ लड़ाई की शुरुआत की। ओंकार भरी नागौर की धरती से 5 लाख किसान जवानों ने किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख खाली पद भरने की मांग नौजवानों की और मजबूत लोकायुक्त की बात मैंने करी। उस ओंकार के बाद जब बाड़मेर में 7 लाख से ज्यादा जवान किसान सेकंड ओंकार रैली के अंदर आए, मैं धन्यवाद दूंगा चूरू के उन नौजवानों का जो अपनी अपनी गाड़ियों में तेल भरवा के हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने के लिए नागौर से बाड़मेर की धरती पे पहुंचे। और तीसरी ओंकार जब हमने बीकानेर की धरती से भरी थी, वसुंधरा डर गई। 50,000 नौकरियां निकाली, स्टेट हाईवे टोल फ्री कर दिए सीकर से पहले, और भाइयों 5 हॉर्स पावर की बिजली भी माफ कर दी थी राजस्थान के किसानों की। उसके बाद सीकर में ओंकार भरी और जयपुर पहुंचे, तब हमारे सामने एक ही रास्ता था, इन राजस्थान के जवान किसानों के लिए कैसे लड़ा जाए। भाइयों, मैंने इतिहास उठा के देखा, बड़े बड़े नेता राजस्थान के अंदर हुए, मेरे समाज के भी दर्जनों बड़े नेता हुए, और वो लगातार राजस्थान में चलते रहे, लेकिन खुद की पार्टी नहीं बना पाए। कांग्रेस से नाराज हुए तो बीजेपी में चले गए, और बीजेपी ने छोड़ा तो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ज्वाइन करके उनका हाथ पकड़ लिया। वहां लाइन में लगे टिकट लेने के लिए। हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि किसी न किसी को तो भगत सिंह की भूमिका में आना होगा, कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं खुद ही मेरे भाइयों की लड़ाई लड़ूंगा। 18 के अंदर 29 अक्टूबर 2018 को नई पार्टी का गठन किया, और जब पार्टी का गठन किया वहां 4 से 5 लाख नौजवानों ने, और हमें चुनाव आयोग ने चिन्ह भी क्या दिया बताओ, बोतल का चिन्ह। वैसे सबके काम, पानी की बोतल मानो जब तो सबके काम आ जाता है, और दूसरी बोतल माने तो भी लोगों को काम आती है बोतल, ये देखा आपने। तो भाइयों, ये बोतल का चिन्ह हमें मिला। ये बोतल पानी की बोतल है, ये वसुंधरा वाली दारू की बोतल नहीं है। ये स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन। जिस तरह बोतल, अपना मेहमान आता है घर पे तो अपन भाग के जाते हैं कि बोतल लेके आओ, आप मेहमान नवाजी करते हो, क्योंकि आजादी के 75 साल बाद सरकार आपको शुद्ध पानी नहीं पिला रही है, इसलिए मेहमान के लिए बोतल लेके आते हो, भाई मेहमान नवाजी करी, बोतल का पानी लेके आए। तो भाइयों, ये बोतल जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी है, इसका जल जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी है, ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल चाहता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया, और 29 अक्टूबर के बाद जो 1 महीने का समय मिला मुझे, नवंबर दिसंबर में चुनाव थे, और भाइयों 1 महीने के अंदर 57 उम्मीदवार तैयार किए, जिसमें सरदार शहर से भी किसान के बेटों को मौका दिया था। कई जगहों पे चुनाव नहीं लड़ाए, यारी दोस्ती निभाली। मुझे लगा कि मेरे चुनाव लड़ाने से कोई किसान का बेटा हार सकता है, उन जगहों पे चुनाव नहीं लड़ा। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी को किसान कौम के खातिर
कुर्बान कर दिया, नहीं तो 3 से 15 विधायक मेरे राजस्थान के अंदर आते। ये सब आप सारी बातें जानते हो। इस राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जो हनुमान बेनीवाल की मेहरबानी से जीते हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी दर्जनों नेता हैं। अगर मैं कैंडिडेट लड़ाता तो वो घर बैठ जाते, जो लगातार चुनाव आ रहे थे राजस्थान के अंदर। भाइयों, मैंने कहा मेरी तो सरकार बन नहीं रही है, समय कम था, सत्ता का लालच भी नहीं था, लेकिन किसान कमजोर नहीं हो राजस्थान के अंदर, इसलिए अपनी पार्टी को कुर्बान कर दिया। पार्टियों को कोई कुर्बान नहीं करता और जवानी कोई कुर्बान नहीं करता। 2003 से लेके 2023 20 साल का जो मेरा संघर्ष है, मेरे से ज्यादा इस राजस्थान में कोई नहीं लड़ा। और मोदी की सत्ता को अगर किसी ने ठोकर मारी तो नागौर के सांसद ने किसान कौम के खातिर मोदी की सत्ता ठुकराई। और देश में एकमात्र सांसद था जो सड़क पे बैठा था। और सड़क पे बैठने का कारण भी आपको बता दूं, हरियाणा और पंजाब का एक किसान आंदोलन था। ये किसान आंदोलन राजस्थान का किसान आंदोलन नहीं था। पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा पहुंचा और दिल्ली के किसान आए, उत्तर प्रदेश के किसान आए। और मुझे किसान नेताओं ने कहा, हनुमान जी आपकी रगों में वो खून दौड़ रहा है जो हमारी रगों के अंदर दौड़ रहा है, आप हिम्मत करो, आप अगर गुजरात और दिल्ली का कनेक्शन काट दो, दिल्ली और जयपुर का हाईवे को जाम करके बंद कर दो, हरियाणा बॉर्डर को, तो मोदी को झुकना पड़ेगा। आप सत्ता छोड़ो, आप उस कौम से आते हैं जिस कौम से वीर तेजाजी महाराज आते हैं। भाइयों, 1 मिनट के अंदर सत्ता छोड़ी और सत्ता छोड़ के 70 दिन अगर इस किसान कौम के सम्मान की कोई लड़ाई सड़क पर लड़ रहा था, वो नागौर का सांसद था। वो सारी ये मेरे विधायक और सारी आरएलपी की टीम थी जो सत्ता छोड़ के सड़क पे बैठी थी। 3 में वसुंधरा से झगड़ा हुआ, 3, 8, 13, 18, 19, फिर वापिस 4 बार स्टेट में मंत्री पद छोड़े। लोग अपनी आगे की गाड़ी की सीट नहीं छोड़ता किसी के लिए, छोड़ता है क्या? बता दो मुझे। क्या तू पीछे बैठ, मेरी ये गाड़ी खरीदी है क्या तूने? तो भाइयों, मैंने सत्ता छोड़ी और उसी का परिणाम है कि 300-400 से ज्यादा गाने आप अपने भाई के लिए आप बजाते हो। मैंने कोई एक काम किया। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब किसान के बेटे कैसे करते थे, ये तो शेखावाटी का है, ये नागौर का है, ये चूरू का है, ये गंगानगर का, ऐसे बंटे हुए थे। उन सबको एक किया, धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से हनुमानगढ़ गंगानगर तक किसान के बेटे को एक करके आगे बढ़ने का प्रयास किया। राजस्थान की सत्ता से टकराया, दिल्ली की सत्ता से टकराया, और जो अशोक गहलोत कभी किसी से नहीं हारा, उसके बेटे को जोधपुर में हरा के उसका जादूगरी का खिताब भी छीन लिया। जो कहते थे ना कि गहलोत तो सबसे बड़ा जादूगर है, उसकी जादूगरी खत्म करके गहलोत को सपेरा बना दिया। और सपेरे की नागिन कौन है आप जानते ही हो। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि भूत भूतनी और बोतल का चिन्ह है। आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को इस उपचुनाव में जीत दिलाएं। ये कोई नया उपचुनाव नहीं लड़ रही है आरएलपी पार्टी। आपके आशीर्वाद से बल्लभनगर के चुनाव के अंदर जहां किसान कौम के हमारे भाई 2nd नंबर पर रहे और बीजेपी 4थे नंबर पर चली गई, जीत 1 साल पहले चुनाव था। सुजानगढ़ के अंदर ताल ठोकी, साड़ा में लड़े, राजसमंद लड़े और खींवसर में जीते, नगरपालिका लड़े, पंचायत चुनाव लड़े और आरएलपी पहली पार्टी बनी राजस्थान की जिसको मान्यता प्राप्त दल का दर्जा मिला। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली किसानों की और किसान के बेटों की संघर्ष की पार्टी है, जिसकी टिकट लेने के लिए जयपुर और दिल्ली के अंदर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। मेरे विधायक और पार्टी के 1 दर्जन नेता पिछले 7-10 दिन से सरदार शहर के अंदर डेरा डाले हुए बैठे हैं और एक-एक व्यक्ति की राय जान रहे हैं। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, और सबकी राय जानने के बाद ही आपके उम्मीदवार की घोषणा करी। मैंने लालचंद जी को जयपुर नहीं बुलाया था मिलने के लिए, लालचंद जी बुलाया थोड़ी था, टिकट ये खुद ही बांट रहे थे अपने सरदार शहर के लोग ही बैठ के, ताकि आपसे बातचीत हो जाए। हमारी ये इच्छा थी कि लड़ाई हमें लड़नी है, लेकिन सबको साथ लेके लड़ाई लड़नी है। मैं इतना ही संदेश आपको देता हूं, ये टेलर है और 23 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को पूरी पिक्चर राजस्थान का नौजवान दिखा देगा। लेकिन भाइयों, जिस फिल्म का टेलर अच्छा होता है वही फिल्म अच्छी होती है। तो टेलर आप दिखा दो, टेलर दिखा दो 80-85 हजार, तो वोट सीधे सीधे किसानों के।
एक मिनट, फिर आपके हो गए मुस्लिम भाई, 60,000 वोट हो गए आपके मेघवाल, नाइक समाज, रेगर समाज और दूसरे। अब आप बताओ कितना बड़ा वोट बैंक है। लेकिन यहां की राजनीति पिछले 20-25 साल से बीजेपी और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूम रही है, और 40 साल से ज्यादा भवनलाल जी हमारे बीच नहीं रहे। आज अशोक जी उनके लिए वोट मांगने आए। मुझे याद है भवनलाल जी ने मुझे कहा था कि कैसे ही करके अशोक की सरकार गिराओ, ये सब पता है आप लोगों को। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कब कौन बदल जाए पता नहीं चलता। और उसके बाद वो चले गए थे अशोक गहलोत के पास, इनके बेटे को टिकट भी दे दिया, और आज अशोक गहलोत वोट मांगने आपके बीच में आ गए। लेकिन मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। और राजस्थान में अगर असली लड़ाई किसी किसान के बेटे ने लड़ी, वो हनुमान बेनीवाल ने लड़ी, जिससे दोस्ती हो गई दोस्ती। और जो किसान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। जो किसान के खिलाफ है वो हनुमान के खिलाफ है। और भाइयों, ये सोच के ही मैंने प्रयास किया। और किसान कौम के विरोधी कई नेता जो राजस्थान में जोर जोर से बोला करते थे, आधे से ज्यादा को घर बिठा दिया 18 के चुनाव के अंदर। फूचुल तक विधानसभा की सीढ़ियां देखी थी क्या वापस। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आप मुझे ताकत दें। राजस्थान के अंदर सोशल मीडिया से बच्चे, जब मैं एनडीए गठबंधन में था, बार बार फेसबुक पे पोस्ट डालते, हनुमान जी आप बिल वापस कराओ, छोड़ दो मोदी को। मोदी गोदी में बैठ गए, छोड़ दिया मोदी को, अब आओ मेरे साथ। खाली उसे डालने थोड़ी होगा। अरे भाई, ताकत लोकतंत्र में होती है कि सीटें कैसे जीती जाए। एक उपचुनाव जीता दो आप सरदार शेर का, मैं विश्वास दिलाता हूं कि 101 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान के अंदर मिलेगी। सरदार शहर के अंदर मैं कोई नया नहीं हूं। आप जब भी मेरे पास आए, विधानसभा में था तो चूरू के मुद्दे उठाता था। आपको तो यह भी पता है कि मेरी राजनीतिक लड़ाई चूरू जिले की धरती से हुई। आपके लोग लड़ाई लड़ नहीं पाए, यहाँ के नेता जवान मेरे साथ था, मैंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई में जीत भी आपको दिलाई, चूरू जिले के लोगों को, किसानों को। भाइयों, इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि सरदार शहर के अंदर जिस तरह का हालात, बड़े जीएसएस की मांग चल रही थी 132 की, लालचंद जी 132, 132 के जीएसएस की बात थी। हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में मुझे मंच पे बताया गया। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं, चुनाव का परिणाम चाहे जो हो, सरदार शहर की जनता के काम होंगे, अस्पताल की व्यवस्थाएं भी सुधरेगी, नए जीएसएस भी बनेंगे 132 के, और सिंचाई का सपना जो भवनलाल जी ने आपको दिखाया था, वो सिंचाई का सपना भी आपको पूरा कराने के लिए अब कोई तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे आपके बीच। आपको ही अपने भाई को मजबूत करना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कलम की ताकत अगर आ गई, या कलम की ताकत के नजदीक भी बैठ गया, तो हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी होगा और हर जवान मजबूत होगा। मुझे सरदार शहर के अंदर लोग ये भी कह रहे थे कि सरदार शहर में आपके समाज का आदमी जिता दे हनुमान जी, लेकिन कहीं राजगढ़ नहीं बन जाए। मैंने कहा राजगढ़ में क्या है कि वहां बदमाशी ज्यादा होती है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहां से जीतती है, और 23 में अगर मजबूती होती है तो राजस्थान से सारे अपराधी जोड़ी झंडे लेकर बंगाल की खाड़ी की तरफ भाग जाएंगे। यह मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। पहले भी जब भी बदमाशी हुई, आज भी जब भी बदमाशी होती है, चाहे जिस इलाके के अंदर होती है, सबसे पहले आवाज अगर किसी की आती है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों की, आरएलपी के विधायक और आरएलपी के सांसद हर कौम के लिए लड़ाई लड़ते हुए आपको दिखते हैं। भाइयों, नागौर के अंदर बंजारा जाति की कोई बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन जिस तरह बंजारों के घर उजाड़े, उनके आशियाने उजाड़े, मैं वहां नहीं था। मेरे दोनों विधायक पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी सरकार से लड़ने के लिए मौके पे पहुंच गए, लड़ाई लड़ी, प्रयास किया, और 15 दिन तक हम बैठे रहे, सरकार को झुकाया, और पूरे राजस्थान के अंदर एक आदेश करवा दिया कि चाहे गोचर की भूमि के अंदर कोई गरीब आदमी अगर 50-60 साल या 30-40 साल से बैठा है, अगर उसकी व्यवस्था वो दूसरी जगह कोई कर दे, तो गोचर में से भी
अलॉटमेंट गरीब लोगों को हो सकता है। यह आदेश राजस्थान की सरकार से अगर कराया तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम था। मेरे विधायकों पे मुकदमा दर्ज हुआ, आज भी सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, पेंडिंग है मामला। भाइयों, एक बात और कहना चाहूंगा कि राजस्थान में तीसरी ताकत के रूप में अगर आपने देखा है, हम ही तीसरी ताकत है। 6 बसपा के लोग जीते थे, गहलोत साहब ने खरीद लिया बसपा के 6 लोगों को, कांग्रेस में विलय कर लिया। 2 कम्युनिस्ट जीते थे, दोनों गहलोत की गोदी में बैठ गए जाके। 2 बीटीपी के थे, बीटीपी तोड़ के भाग गए। एक लोकदल का था, लोकदल छोड़ के गहलोत के मंत्री बन गया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 3 विधायक थे, तीनों मजबूती से राजस्थान की सरकार के खिलाफ हमेशा लोहा लेते हुए सड़क से लेकर सदन तक आप देखते। अभी ओबीसी आरक्षण की जो विसंगति का मामला चल रहा है, कांग्रेस के नेता भाषण जरूर देते हैं, बाहर ट्वीट भी करते हैं, लेकिन विधानसभा के फ्लोर पे जो बोलता है वही हिम्मत वाला होता है। विधानसभा के अंदर तो सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों ने ओबीसी की विसंगति को दूर करने की पुरजोर तरीके से बात करी। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उस मामले में छोटे भाइयों को आश्वस्त करते हैं कि इस विसंगति को दूर कराने के लिए हमें अगर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, राजधानी को घेरना पड़ा, घेरेंगे। ओबीसी के भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने देंगे। जब आरक्षण की लड़ाई चली थी, तभी हनुमान बेनीवाल उन नौजवान नेताओं में से था जो पूरे राजस्थान के अंदर जाट समाज के आरक्षण की लड़ाई आज से 24-23 साल पहले भी लड़ रहा था, और आज भी उसी हिसाब से लड़ रहा हूं। भाइयों, हमने किसी के आरक्षण का विरोध नहीं किया, SC, ST, OBC। और जब मुझे लोगों ने पूछा कि ब्राह्मण बणियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, मैंने कहा आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बणियों को भी आरक्षण राजस्थान के अंदर मिलना चाहिए। इस बात का भी समर्थन हनुमान बेनीवाल ने हुंकार रैलियां विधानसभा और लोकसभा के अंदर किया था। मैं उन जातियों से भी अपील करना चाहता हूं, आपकी जातियों का जब किसी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया, आप भी कृपया ओबीसी में विसंगति का कोई व्यक्ति जातीय तरीके से, ऐसी द्वेषता से इस ओबीसी की विसंगति दूर करने की बात का विरोध नहीं करे। सामाजिक समरसता राजस्थान में बनी रहे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। मेरे सामने तो सरकारें लड़ी है, मैं सरकारों से लड़ा हूं। आपके यहाँ पवन लाल जी तो कुछ भी नहीं, हमारे वहां तो मिर्जाओं का बहुत बड़ा एम्पायर था, मैंने उनको घर के अंदर बिठा दिया, मिर्जाओं को समेट के घर के अंदर बिठा दिया। तो भाइयों, और तेजाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि जो काम हाथ में लेता हूं जीत हासिल होती है। किसानों के मामले के अंदर चाहे लंबी सादत किसानों को देनी पड़ी, लेकिन मोदी को झुकना पड़ा। अब मैंने अग्निपथ योजना, जहां हमारे शेखावाटी के चूरू के सबसे ज्यादा किसान के बेटे बॉर्डर पे सादत देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से देखिए कि मोदी जी की किसान आंदोलन में जो चिढ़ थी मन में कि किसानों ने मुझे झुकाया, मैं क्या करूं, तो किसान के बेटों को तकलीफ कैसे दे, सेना को ठेके पे दे दिया प्रधानमंत्री ने। लेकिन सेना को ठेके पे जब दिया तो देश का कोई सांसद नहीं बोला। लोकसभा के अंदर अगर तख्ती लेके कोई पहुंचा, लोकसभा के अंदर अगर व्यवधान करके कार्रवाई रोकी, तो नागौर के सांसद ने अग्निपथ योजना वापस देने की बात करी और किसान के बेटों के हक की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ी। और जब दूसरे मेरे छोटे भाइयों ने, कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भाइयों, सबसे ज्यादा हमारे नौजवान आर्मी में जाते हैं। जब देश के नौजवानों पर संकट आया तो कहां चले गए वो नेता जो नौजवानों की पैरवी की बात करते हैं। अकेला हनुमान बेनीवाल जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी देता है कि मोदी जी रुक जाओ, हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने बड़ी सादत देके आपको शर्मसार किया था, झुकाया था, और अग्निपथ के मामले में भी फिर हम मोदी को झुकाएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, चूरू के अंदर बड़ी रैली का मैंने ऐलान किया था कि नवंबर के आखिरी में या दिसंबर के पहले सप्ताह में चूरू में रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले ही सरदार शहर का उपचुनाव आ गया। उपचुनाव आ गया तो पहले उपचुनाव लड़ना हमारे लिए जरूरी है। उपचुनाव नहीं लड़ेंगे तो लोग कह देंगे बीजेपी से सेटिंग हो गई, और लड़ेंगे तो कह देंगे कांग्रेस से सेटिंग हो गई। अब कहां जाऊं मैं, बताऊं मुझे। मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसी ऐश्वर्या राय की स्थिति, उसको सब चाहते हैं और मुझे भी सब चाहते हैं, तभी तो मैं बार बार आप लोगों को बीच आ जाता हूं। तो भाइयों, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं, और ये सुजानगढ़ की जो टीम बैठी है यहाँ पे मंच पे, मुझे पूरी उम्मीद है
सुजानगढ़ के मुस्लिम समाज के लोग, रेगर समाज के लोग, नाइक समाज के, जाट समाज के, मेघवाल समाज के, सारे एक ही बात कह रहे हैं कि सुजानगढ़ में थोड़ी कमी रह गई थी तो वो सरदार शहर में हम पूरी करेंगे। इनका वोट तो नहीं, इनका नहीं लगेगा, लेकिन ये वोट की अपील करेंगे। मैं राजस्थान के नौजवानों से आज मंच के माध्यम से अपील करता हूं, भाइयों, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका, भगत सिंह ने जब अंग्रेज को गोली मारी, तब भगत सिंह को लोगों ने कहा कि आपको फांसी होगी। भगत सिंह ने कहा कि मुझे फांसी होगी तो क्या है, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मैं तो जब चाहूं सत्ता मेरा इंतजार कर रही है, जब चाहूं दिल्ली में मंत्री बन जाऊं, जब चाहूं स्टेट के अंदर अभी मेरे पार्टी के किसी विधायक को मिनिस्टर कल सुबह ही बनवा दूं। ये मंत्रियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सत्ता पे कब्जा करने की है। रोने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ की 43 सीट राज छीनने के लिए तैयार बैठी है। सरदार शहर के अंदर आप चुनाव जीता दो, सरदार शहर की जीत से गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी और चूरू की जो 50 के लगभग सीटें, भाइयों, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ऐसी लहर चलेगी, ऐसी सुनामी चलेगी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उस सुनामी के अंदर उड़ जाएंगे, नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये आपको वोट के माध्यम से दिलाना है। कहीं ऐसा नहीं हो मैं गांव-गांव घूमूं, मुझे यहाँ घुमा भी लो, उसके बाद वोट भी कम आए तो लोग कह देंगे सरदार से जीते नहीं, कहां से जीतेंगे। या तो वैसे भी राजस्थान के अंदर तो आप जानते हो कि सुस्त बहुत है, लोग सुस्त है। जैसे वसुंधरा का नारा लगता था ना, सूर्या अस्त वसुंधरा मस्त, 8 PM नो CM। अभी देखो आप सरदार शहर, तारानगर, राजगढ़, चूरू गिनते जाओ आप, रतनगढ़, सुजानगढ़, नौर, भादरा, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, संगरिया, डूंगरगढ़, लूणकणसर, फिर आ जाओ। ये 25-30 तो किसानों की ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 1-1 लाख किसान और 60-60, 70-70 हजार मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। फिर भी कांग्रेस और बीजेपी की टिकट की लाइन में लोग खड़े हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते। कोई किसी को अपना पापा बना लेता है और कोई किसी को मम्मी बना लेता है टिकट के लिए वहां जाके। तो भाइयों, लड़ने के लिए दम चाहिए, और दम नौजवान मजबूती के साथ मेरे साथ खड़े। मैं कभी थक जाता हूं, यार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 MLA आ जाएंगे, बाद में वही करना। तो आवाज आती है चूरू जिले से, बाड़मेर के किसी गांव से, हनुमानगढ़ हरियाणा के किसी गांव से। हनुमान जी, हरियाणा भी आपकी तरफ देख रहा है, यूपी भी आपकी तरफ देख रहा है, दिल्ली भी देख रहा है। हमारे नेताओं ने हमें बेच दिया, आप हमें बचाना। आप किसानों के रखवाले हो, आप लड़ते रहो, एक दिन आपका आएगा। और भाइयों, इसी उम्मीद के साथ हनुमान बेनीवाल इन दोनों पार्टियों से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। सत्ता छोड़ के सड़कों पे घूम रहा है, वो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम रहा है। इस प्रदेश के अंदर जब माफिया हावी होता है तो RLP मजबूती के साथ उस माफिया के खिलाफ लड़ती है। आज बजरी की क्या स्थिति है, वही बजरी का ठेकेदार जो वसुंधरा को पैसे देता था, वही बजरी का ठेकेदार गहलोत के यहाँ पैसे दे रहा है। सारी बजरी की माइन से खुद के नाम करा ली। बजरी शायद 12, 15, 20 हजार रुपए ट्रक आती है, जो बजरी 2000 रुपए ट्रक गरीब लोगों को बजरी मिलती थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। देखिए बजरी वाले किस तरह हावी हो गए माफिया। जोधपुर के अंदर देखिए 2 दिन पहले की घटना, उससे पहले बालोतरा में किस तरह युवक को कुचल के मार दिया। राजस्थान में कई जगह आप देख रहे हैं बजरी माफिया किस तरह हावी है। बजरी माफिया, पर्यटन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, इन सब का एक इलाज है। अगर आप चाहते हो कि रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़क पे निकले और ऐसा महसूस करे कि मैं मेरे घर के आंगन में घूम रही हूं, वो व्यवस्था तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर दे सकती है, न कांग्रेस दे सकती है, न भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जब मैं पहले आरोप लगाता था कि वसुंधरा गहलोत एक है, तो लोग कहते थे कि हनुमान जी तो ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। भाइयों, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिराना में थे, उस समय वसुंधरा ने गहलोत की मदद करी और कई विधायक अशोक गहलोत को दिए। बदले में गहलोत उसकी मदद कर रहा था, चाहे माथुर आयोग हो, चाहे वसुंधरा का PA कमठान कालीन चोर के भाग गया, उस मुकदमे में FR दी और कई लोगों को आपस में एक दूसरे ने बचाया। इसी का परिणाम है कि राजस्थान रसातल के अंदर चला गया।
आज अखबार का पहला पन्ना पलटते हैं, पता लगता है कि थाने में बलात्कार हो गया, एम्बुलेंस में रेप हो गया, छोटे बालकों के साथ, छोटी बालिकाओं के साथ। आखिर कौन बचाएगा हमें? कौन इस व्यवस्था को बदलेगा? भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। नौजवानों उठो, हर क्रांति का हीरो नौजवान था। भगत सिंह की भूमिका के अंदर आपका भाई चल रहा है, वो सत्ता छोड़ के आपकी सत्ता के अंदर मजबूती और सत्ता पे कब्जा चाहता है। आधी अधूरी सत्ता हनुमान बेनीवाल नहीं चाहता। लोकतंत्र के अंदर दो ही तरह के लोगों की चलती है, या तो जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो। मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान की अगर सरकार आई, आरएलपी की सरकार राजस्थान में आई और सरदार शेर आपने अगर जीता दिया, तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी कहां जाके खड़ी हो जाएगी इसका अंदाज भी आपको नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि नौकरियों के कैंप लगवा दूंगा राजस्थान के अंदर। जिस तरह प्रशासन गांवों के संग अभियान चलता है, शहरों के संग अभियान चलता है, हर डिपार्टमेंट में कितने खाली पद है, कितने संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर। मैं सारे भाइयों को आश्वस्त करता हूं कि मैं आपकी लड़ाई हमेशा लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। लेकिन लोकतंत्र के अंदर लड़ने के लिए विधायक चाहिए, सांसद चाहिए, विधानसभा में मामला उठाने के लिए विधायक चाहिए। मेरे पास 3 विधायक है, 3 विधायक विधानसभा ठप नहीं कर सकते। और मैं तो अकेला ही लड़ रहा था, लंबे समय से देखा मैंने। 8 से 13, 13 से 18 जब मैं था तो कांग्रेस के 20-21 एमएलए थे। वसुंधरा जब खड़ी होती थी भाषण देने के लिए, मैं मेरी सीट पे खड़े होकर वसुंधरा को बिठाता था, नहीं बोलने दूंगा तुम्हें। मुझे बाहर निकालते थे, मुकदमे दर्ज होते थे, लेकिन मैं डरा नहीं कभी भी। और जो हार्डकोर क्रिमिनल राजस्थान के अंदर किसान के बेटों के सीनों पे गोलियां चला रहे थे, उन हार्डकोर अपराधियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किसने किया? तो नागौर के सांसद ने उन किसानों के दुश्मनों को धरती दिखाई और कईयों को दूसरा रास्ता भी दिखाया। ये सारी बातें आप जानते हो। ज्यादा नहीं कह के मैं दोबारा आपसे वोट की अपील करने आपके बीच आया हूं। मेरा भी बड़ा मन था कि मैं हेलीकॉप्टर लेके जाऊं, लेकिन मेरे पास किराया नहीं था हेलीकॉप्टर का, इसलिए मैं गाड़ी से आया हूं। आज दोबारा हेलीकॉप्टर का प्रोग्राम रखेंगे, लेकिन आपको इस बात के लिए ये करना होगा 2-3-4 जगह उड़ा पाएंगे, ज्यादा समय नहीं, क्योंकि सारे हेलीकॉप्टर मोदी जी ने और राहुल गांधी ने वहाँ गुजरात बुला लिए, हिमाचल चले गए सारे हेलीकॉप्टर। हिमाचल में चुनाव हो गया, गुजरात का बाकी है। हमारे पास कोई एक आध हेलीकॉप्टर देखेंगे, एक आध दिन का कोई आप लोगों से व्यवस्था करेंगे। कौन देगा हमें बताओ, हेलीकॉप्टर देने के लिए कितना चाहिए? भाइयों, ये बातें ऐसे नहीं कह रहा हूँ, हर पार्टी का अकाउंट है ना, आप उसको देख सकते हो। अभी आरएलपी पार्टी को देख लो, उसके अकाउंट में क्या है। मैं तो सस्ता अभियान ही नहीं है, तुम लोग ही मेरी ताकत हो। लोग मुझे कहते हैं, हनुमान जी आपका सोशल मीडिया का क्या प्रोग्राम चल रहा है? मैंने कहा चल थोड़ी रहा है, अपना आप ही चल रहा है। भगवान के बच्चे खुद ही चलाते हैं, खुद ही किसी चीज को ट्रेंड करवाते हैं, 1 नंबर पे ले आते हैं। इनका मन होना चाहिए। लेकिन मुझे मीडिया वाले पूछते हैं कि आपकी पार्टी, लोगों को इस बात का भरोसा नहीं होता ना, क्योंकि राजस्थान में थर्ड फ्रंट बना ही नहीं, एकदम से कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ अंग्रेज आए व्यापार करने और 200 साल राज करके चले गए। आए तो व्यापार करने, देखा यहाँ मामला ठीक है, राज कर लो इनके ऊपर, कर लिया राज, भाई से भाई को लड़ा के फूट डालो, राज करो। इस राजस्थान में अगर सोचा भी होगा तो किसी ने ये सोचा होगा मैं चूरू का नेता बन जाऊं, मैं नागौर का बन जाऊं, मैं सीकर का बन जाऊं, मैं हनुमानगढ़ का बन जाऊं, मैं बाड़मेर का, मैं भरतपुर का। इस राजस्थान में किसान राजनीति का नेतृत्व करने का किसी ने नहीं ठाना, और जब मौका आया चूक गए। कोई किसी कदमों में चले गए, कोई किसी पार्टी का दामन थाम गए। तो ये हालात राजस्थान के थे, इसीलिए सरदार शहर के अंदर विकास नहीं हुआ। अगर सरदार शहर में किसान नेता चाहते, 50 साल पहले सरदार शहर में नहर आ सकती थी, 60 साल पहले आ सकती थी। मारवाड़ की धरती पे, शेखावाटी की धरती पे नहर का सिंचाई का पानी अगर 50-60 साल पहले आता। हमारे पड़ोसी हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर जिस तरह पैदावार, नाली की जमीनों के अंदर जिस तरह पैदावार होती है, वही पैदावार सरदार शहर और मारवाड़ की धरती पे होती। हमारे बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, लेकिन हमारे नेताओं ने धोखा दिया। हमें अंग्रेजों ने मारा, हमें जागीरदारों ने मारा, हमारे नेताओं ने मारा और अकाल ने धोखा दिया। फिर भी हम टूटे नहीं, झुके नहीं। आज भी भारत माता अगर सुरक्षित है, वो किसान के बेटों के बल पर सुरक्षित है। अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा था कि 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे, दुर्गम रस्तों पे 50 किलो गोला बारूद और AK-47 हथियार लेके या रॉकेट लॉन्चर लेके
अगर कोई लड़ सकता है वो जाट रेजिमेंट का जवान है। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम ने झुकना नहीं सीखा। कई लोगों का तो इतिहास गांव गली मोहल्लों का इतिहास है, हमारा दिल्ली का इतिहास है। दिल्ली के दरवाजे भरतपुर वाले ले आए थे, भरतपुर के राजाओं ने दिल्ली पे राज किया था। हम हाँ, एक जरूर बात है कि सेमीफाइनल खेलते, हम फाइनल नहीं खेलते। सेमीफाइनल में कह देंगे जीत का, अरे फाइनल तो होने दो अभी पूरा। तो फाइनल खिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया है। एक बार आने से आप भी नहीं मानते। आपने मुझे कहा छोड़ो दिल्ली, छोड़ दी दिल्ली, छोड़ो राजस्थान, छोड़ दिया राजस्थान, आओ बनाओ पार्टी, बना दी पार्टी, लड़ो सड़कों पे, लड़ रहा हूं सड़कों पे, लड़ो उपचुनाव, लड़ो उपचुनाव। कभी मना नहीं की, लालचंद जी को लड़ो, लो लालचंद जी। अब कोई सुनो, जैसा आपने कहा वैसा ही करता जा रहा हूं, नहीं करता जा रहा हूं, आपके कहने से ही कर रहा हूं। लेकिन हमारी वो गाना चलता है ना कि चौधर दिल्ली में चाले जयपुर में चाले, तो ऐसे तो चलेगी नहीं, तो जीतने चलेगी चौधर। हाँ ये सही है कि बीजेपी को तो थर्ड नंबर पर डाल दोगे आप, जीते कैसे? बीजेपी को तीसरे नंबर पर रखने के लिए लड़ रहा हूं मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरदार शहर के अंदर चुनाव जीते। और भाइयों, मैं मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों से भी आह्वान करता हूं, मैं ग्वाल समाज के भाइयों से आह्वान करता हूं, सर्व समाज से आह्वान करता हूं कि तीसरे मोर्चे जहां भी बने देश के अंदर, चाहे हरियाणा का इतिहास उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश बिहार का इतिहास उठा के देख लो, बड़ी जातियों के साथ मुसलमान जब आया, मेघवाल आया, तब वहां सत्ता बदली। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती सीएम बनी तो मुसलमान उसके साथ था, मुलायम सिंह यादव बने, मुसलमान साथ था, लालू यादव बने, यादवों के साथ मुसलमान था। चाहे हरियाणा में चौधरी देवीलाल का परिवार या चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री और यूपी का सीएम बने, तो यूपी का मुसलमान उस समय किसानों के साथ खड़ा था। मैं आह्वान करता हूं सरदार शहर के मेरे मुस्लिम भाइयों से, मेरे मेघवाल भाइयों से, सर्व समाज के ओबीसी के भाइयों से, सर्व समाज से, ये लड़ाई इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई है। ये हनुमान बेनीवाल चुनाव अगर हारेगा तो हनुमान नहीं हारेगा, ये सरदार शहर का जवान और किसान चुनाव हारेगा। इस चुनाव पे दिल्ली की नजरें, अगर आपने सरदार शहर सीट जीता दी तो मैं मोदी जी को भाषण नहीं देने दूंगा लोकसभा के अंदर, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। और सरदार शहर जीता दी तो कांग्रेस की भी विदाई तय हो जाएगी राजस्थान से। लेकिन सरदार शहर के अंदर जीत चाहिए, वोट नहीं चाहिए कि खाली 50,000 वोट ले लिए, 60,000 ले लिए, इतने वोट आने चाहिए। नौजवानों, एक एक व्यक्ति आज ही प्रण करो कि मुझे 10 वोट मेरे भाई के लिए दिलाना है, जिस भाई ने सत्ता को ठोकर मार के नेताओं को ठीक कर दिया। ये वही राजस्थान है जहां नेता नमस्ते नहीं करते थे। ये हनुमान बेनीवाल की हुंकारों का ही परिणाम है, ये नौजवानों के आगाज का ही परिणाम है कि नेता बिना बुलाई शादियों में चले जाते हैं। अरे साहब, इधर से निकल रहा था तो ढोल का बज रहा, मैं आ गया 2 मिनट लो साहब। ये मैंने ही किया नेताओं को ठीक, ये मैंने ही किया। नेता रात रात घूमने लगे। जो वंशवाद की राजनीति थी, नागौर में बड़ा साम्राज्य था मिर्जाओं का, घर बिठा दिया उनको, और किनका था उनको बिठा दिया। यहां से भी वंशवाद आपको खत्म करना होगा। भंवरलाल जी की अब सिंपैथी का वोट मत डालना। किस चीज की सिंपैथी? वो तो शायद 90 साल के थे भंवरलाल जी, वो मेरे को पहले ही कह रहे थे, 1 साल पहले कह रहे थे मुझे कि मैं तो जाऊंगा। मैं कि पहले कैसे पता लग गया आपको कि मैं तो जाऊंगा हनुमान भाई? अब तुम लोग इस गहलोत के पीछे पड़ो, तो उनकी बात मान लो। अपने क्या है, पड़ा हुआ उनका बेटा तो गहलोत की फोटो लगा के वोट मांग रहा है। मैं तो लड़ रहा हूँ ना, 100 गहलोत से लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ, इस बात को देख लो आप लोग। सरदार शहर से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन गुजरात के चुनाव का रिजल्ट भी आएगा। 8 को आएगा ना, गुजरात का भी, अपना भी 8 को आएगा ना। अगर सरदार शहर में आरएलपी जीतती है तो गुजरात में कौन जीतता है? जो भी जीतेगा उसकी जीत फीकी पड़ जाएगी, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप अपने भाई का साथ दें, इतना भरोसा दिलाता हूं। मैंने जिसका भी हाथ पकड़ा है उसका हाथ नहीं छोड़ा, गरीब को गणेश मान के हमेशा सेवा करी, और उसी का परिणाम है इस राजस्थान में बड़ी रैलियों के जो रिकॉर्ड है। इस देश की बड़ी रैलियों के अंदर जो शुमार किसान और जवान अपने अपने साधनों से आते हैं, वो हनुमान बेनीवाल अपने भाई के लिए आते हैं। मैं जानता हूं कि आज 100 रुपए लीटर डीजल है
और मैं निकलता हूँ एक गाड़ी लेके और 100 गाड़ी लेके आप आ जाते हो रोज। मुझे ये भी नहीं कहते कि भाई साहब आज नहीं आऊंगा, कल नहीं आऊंगा। मेरे लिए कई लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, कईयों पे झूठे मुकदमे दर्ज हुए, कईयों के कैरियर खराब हो गए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई अगर सत्ता के अंदर आया, सत्ता के नजदीक भी आया, तो सारा फॉल्ट एक साथ निकाल दूंगा, एक साथ आप सबको आगे लेकर आ जाऊंगा। यही मैं विश्वास दिलाता हूँ भाइयों। मुख्यमंत्री और सत्ता जब तक नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। और सत्ता का रास्ता सरदार शहर से होकर निकलता है। सरदार शहर में आप ये जो आंधी है आरएलपी की, इसे तूफान बना दो, ये सिक्योरिटी वाले सुनामी बना के राजधानी में राज करेंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आपने देखा है जम के लूटा है। न कोई विपक्ष है न पक्ष है, हर एमएलए लूट रहा है इस राजस्थान को। गहलोत को सरकार बचाने की चिंता है और पायलट को मुख्यमंत्री बनने की चिंता है। बीजेपी में 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको भाई लालचंद को बोतल का चिन्ह है, 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों को वोट देके आप इनकी मदद करना, क्योंकि टिकट सरदार शहर की आम आवाज जवान किसान 36 कौम की इच्छा थी कि लालचंद मुंड को उम्मीदवार बनाया जाए। मैंने आपकी इच्छा के अनुरूप उम्मीदवार भी बना दिया। हम सब यही रहेंगे जब तक चुनाव होगा। आप जितना घुमाना चाहो मुझे घुमा लेना, कहीं ऐसा नहीं हो गली गली घुमाने के बाद भी ये हो कि आरएलपी तो दूसरे नंबर पे रह गई, तो फिर मेरी भी आवाज निकलती है, समझ गए ना, कि घूमे थे ना गली गली क्या कर लिया। तो ये कहना है कि गली गली घूमे, हम तो गली गली नहीं जहां जहां घुमाएंगे हनुमान जी को। लेकिन ये चुनाव इस राजस्थान का नौजवान लड़ रहा है। राजस्थान के बदलाव की शुरुआत सरदार शहर की धरती से होगी भाइयों। किसान राज की देश में शुरुआत इस सरदार शहर की धरती से होगी। ये सरदार शहर कोई कमजोर इलाका नहीं है, ये सरदार शहर वो इलाका है, ये चूरू वो इलाका है, ये शेखावटी वो इलाका है जिन्होंने आजादी से पहले भी लड़ाइयां लड़ी। किसान आंदोलनों के अंदर सामंत प्रथा का विरोध किया, जागीरदारों के खिलाफ हमारे बुजुर्गों ने लड़ाइयां लड़ी। लेकिन नेताओं के धोखे की वजह से विकास में हम पीछे रह गए। आपका भाई विकास के पथ पे आपको आगे लेके जाएगा, यह विश्वास दिलाता है। 36 कौम को साथ लेके चलूंगा। अगर नहीं मानते हो, जिससे मेरा काम पड़ा, जो मेरे पास आ गया वो मेरा हो गया, जो मेरे से मिल लिया वो मेरा हो गया। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। मैं सर्व समाज से अपील करता हूं कि कांग्रेस भाजपा को आप 70 साल से देख रहे हो, बीजेपी को 45 साल से देख रहे हो और कांग्रेस को 70 साल से देख रहे हो। एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देखो। जब भोपालगढ़ के अंदर पुखराज गर्ग जीत सकते हैं, एक किसान दलित की बेटी इंदिरा बावरी मेड़ता में जीत सकती है, खींवसर जीत सकते हैं, और अपने चिन्ह पे अगर नागौर की लोकसभा जीत सकते हैं, तो सरदार शहर कमजोर इलाका नहीं है, ये मजबूत इलाका है। अपने पुरखों का इतिहास पढ़ो और इस बार बदल दो व्यवस्था को। दोनों परिवारों को घर बिठाओ और जिस परिवार ने 40 साल यह राज किया है, इस वंशवाद की राजनीति के खात्मे की शुरुआत सरदार शहर की धरती से आप करो। मेरा साथ दो, अपने भाई को मजबूत करो, नई ऊर्जा दो, ताकि वो ऊर्जा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा रहे। मैं आपका इतना ही विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि हनुमान बेनीवाल वो नेता है जो कहता है वो करता है। अगर किसी का हाथ पकड़ लिया, हाथ बीच में नहीं छोड़ता, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। सरदार शहर को विकास के अंदर आगे लेके जाएंगे और विकास की गंगा बांधेंगे। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप विकास की गंगा कैसे बांधोगे, राज तो कांग्रेस का है। मैंने कहा राज है कहाँ, राज तो किसी का ही नहीं है, राज तो डर का है। डर हमारा ही है कांग्रेस पार्टी का। इसलिए आप जिता दो लालचंद मुंड को, और जितने काम बाकी है वो 6 महीने में करा लेना। मैं खुद आके बैठ जाऊंगा आपके काम कराने के। इतनी मैं अपील आपको कर सकता हूँ। मैं राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, ईस्टर्न कैनाल की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ईआरसीपी का परियोजना, सिंचाई राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, उसको पीने का पानी मिले 13 जिलों को। ये हमारे भरतपुर से आए सारे लोग, पीने का पानी मिले, सिंचाई मिले, इंदिरा गांधी नहर का सिंचित क्षेत्र बढ़े। रावला गढ़साना से लेकर गंगा हनुमानगढ़ का किसान हमेशा आंदोलित रहता है। किसान को समय पे पानी नहीं मिलता, कितना भारी भ्रष्टाचार है। तो भाइयों, इस राजस्थान की लड़ाई देश में अगर कोई लड़ रहा है तो चॉइस तो मोदी का जयकारा लगाता है, और नागौर का सांसद आपका जयकारा लोकसभा के अंदर लड़ाई लगा के इस राजस्थान की लड़ाई लड़ रहा है। और विधानसभा में भी तीनों विधायक, जब कांग्रेस बीजेपी एक हो जाती है तो तीनों विधायक, आम आदमी, गरीब आदमी,
किसान दलित अल्पसंख्यक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपका भाई 25 साल से कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से विधानसभा और लोकसभा के सफर के अंदर आपने मुझे लड़ता हुआ ही देखा होगा। और एक चीज और देखी होगी, जो बात मैं पकड़ लेता हूं वो छोड़ता नहीं, और जिसका पीछा करता हूं उसको दिन में तारे याद दिला देता हूं। ये आपने अच्छी तरीके से देखा है। मैंने जिनका पीछा किया, अब क्या कि सारे ही मोर्चे खुले हुए, सब तरफ चारों तरफ मेरे को सारे ही टारगेट करते हैं। तो अब मुझे आप मदद करो, यहां से नई ऊर्जा दो। सरदार शेर के अंदर इस तरह वोट पड़ने चाहिए जैसे खींवसर की धरती पर हनुमान बेनीवाल को वोट पड़ता है, उसी तरह सरदार शेर में बोतल का बटन इतनी बार आपको दबाना 5 तारीख को कि बार बार ईवीएम खराब हो जाए और नई मशीनें लानी पड़े, और ये बोतल यहां से जीते और इस बोतल में भूत भूतनी को बंद करके और मैं लेके और बाहर जाऊं। ये मैं अपील आपके बीच करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सारे लोग मिलकर भाई लालचंद मूंड को भारी वोटों चुनाव जिताएं। अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, सबको धन्यवाद। जय हिंद।